नमस्ते एंड वेलकम टू समाचार फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान और आज आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पेशल हेल्थ शो जान है तो जहान है में। और आज हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही जाने माने पीडियाट्रिशियन, यानी कि बच्चों की सेहत के जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर पुनीत आनंद ने। डॉक्टर पुनीत फोर्टिस कांगड़ा में अपनी सर्विसेज अभी दे रहे हैं। 10 साल से भी ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। So please let us welcome Dr. Puneet to our show. Welcome to the show, Dr. Puneet. थैंक यू। मैं समाचार फर्स्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये इतने इम्पॉर्टेंट जो पॉडकास्ट है ऑन चाइल्ड हेल्थ मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। सर, तो आपका जो एक्सपीरियंस है एज अ पीडियाट्रिशियन और आपका जो बैकग्राउंड रहा है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा उसके बारे में बताइए ताकि आपसे थोड़ा वो फेमिलियर हो जाएं, आपके बैकग्राउंड के बारे में उनको थोड़ा पता चले। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत आनंद है। पेशे से मैं एक पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में मेरे को मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरी जो MBBS और MD पीडियाट्रिक्स की जो पढ़ाई है वो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से की है, दिल्ली से। और उसके बाद मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च दिल्ली में भी काम किया है। करेंटली मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में एज कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और यहाँ पे भी काम करते हुए मुझे मोर देन 5 ईयर्स हो गए। ओके सर, तो एक जो चाइल्ड डॉक्टर होता है, एक चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, वो बाकी डॉक्टर्स से कैसे अलग होते हैं? देखिए, जो एक पीडियाट्रिशियन और जो न्यूरोटोलॉजिस्ट होता है वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। सबको पता है कि उनको बच्चों का डॉक्टर बोला जाता है, या और सिंप्लीफाई करा जाए जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनको बोलते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनका जो एज का जो है वो हम न्यूबॉर्न्स भी देखते हैं, इन्फेंट्स जो कि लेस देन 1 ईयर एज जो हमारा क्राइटेरिया होता है उनको भी हम देखते हैं, चिल्ड्रन स्कूल गोइंग एज उनको भी देखते हैं, और एडोलेसेंस 18 साल तक के बच्चों को भी हम देखते हैं। तो हमारा जो ब्रॉड फील्ड है, जो डे 0 से टिल 18 ईयर्स ऑफ एज जो डॉक्टर देखते हैं उनको हम पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन फील्ड्स में हमारा इन बच्चे की पूरी ग्रोथ, डेवलपमेंट, मानसिक विकास, उनका न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, उन सब पे हमारा फोकस रहता है। राइट सर, तो कौन सी एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों को रेगुलरली पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जाना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है कि उनको किसी एज में पर्टिकुलर रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए? या पेरेंट्स का कनेक्शन तो जब पीडियाट्रिशियन से जब बच्चा पैदा होता है तभी से जुड़ जाता है ना, कि जैसी न्यूबॉर्न की डिलीवरी हुई है तभी उनको पीडियाट्रिशियन से उनका कनेक्शन हो जाता है। तो मैं ये पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि जैसे बेबी डिलीवरी हो तब तो पीडियाट्रिशियन उनको देखते ही हैं। उसके बाद जब डिस्चार्ज के टाइम पे जब हॉस्पिटल में रहता है तो भी उनको पीडियाट्रिशियन देखते हैं, और आफ्टर डिस्चार्ज उनको पीडियाट्रिशियन के टच में रहना चाहिए, जैसे कि एट 2 वीक्स ऑफ एज, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स ऑफ एज, इसमें पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए। फिर हमारी जो रेगुलर वैक्सीनेशंस होती है जैसे कि 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12 महीने पे, इस पे भी पीडियाट्रिशियन से 1 साल के अंदर कि आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि इन एजेस पे पीडियाट्रिशियन जो होते हैं ना तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, बट बच्चे की जो ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो भी आपको गाइड करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ्स पे जब हम बच्चे को ऊपर से खिलाना शुरू करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, उसके बारे में भी जो पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे। फिर 1 साल के बाद आपको बहुत सारी जो हमारी वैक्सीन 15 महीने पे भी होती है, 18 महीने पे भी होती है, बच्चे के कुछ बिहेवियर चेंजेस होते हैं जैसे कि टेम्पर टैंट्रम्स हैं या थंब सकिंग है, नेल बाइटिंग है, उस पर पीडियाट्रिशियन आपको गाइड कर सकते हैं। 2 साल के बाद फिर टिल 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक तो एनुअली आपको हर साल आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लेना ही चाहिए। ओके सर, जैसे आपने बोला थंब सकिंग एक हैबिट होती है बच्चों को, तो ऐसी कोई टिप्स है आपके पास पेरेंट्स के लिए जिससे वो उस हैबिट में उनको कुछ? देखिए, मैंने ये देखा है कि जब थंब सकिंग बच्चा तब करता है जब वो बोर हो रहा होता है या एंग्शियस होता है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, है ना, तो वो बच्चे को कई बार लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। इवन 6 मंथ्स के बच्चे को भी अगर आप पूरा उसको अटेंशन नहीं देंगे तो उसका ध्यान अपने थंब की तरफ जाता है, उसको वो बोरियत दूर करने के लिए वो थंब सकिंग करने लग जाता है। तो इवन 1 साल से कम के ऊपर के बच्चों को भी ये जो बीमारी तो नहीं बोलेंगे, ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, थंब सकिंग, अंगूठा चूसना जिसको हम बोलते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। तो हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है गुस्सा नहीं करना है। कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस होके कि मेरा बच्चा सबके सामने थंब चूस रहा है तो हमें ये बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, या बाकी पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या एम्बैरेसिंग होगा, तो उसको गुस्सा करने लग जाते हैं।
गुस्सा नहीं करना है, बहुत ही प्यार से उसको समझाना है, पूरा अटेंशन देना है। अगर बार बार वो थंब अपने मुंह में लेके जा रहा है तो उसको आपको हटाना है, रिमूव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो आप थंब पे लगा देते हैं। जैसे कई बार मैंने सुना है कि मिर्ची लगा दी जाती है, या कोई बहुत ही जो कड़वे सब्सटेंसेस होते हैं वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब ये इस पॉडकास्ट से बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो पेरेंटिंग मिथ्स हैं या जो पेरेंटिंग बिलीव्स हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पेरेंट को यही एडवाइस करूँगा कि ये सब चीज़ें ना करें, गलत जो तरीके हैं इन जो हैबिट्स को छुड़ाने के, वो यूज़ ना करें। और कोई भी आपको कोई भी मतलब डिस्कस करना है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर डिस्कस करें। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। टॉयज भी आते हैं जो बोलते हैं कि इसकी जगह वो टीथर्स होते हैं या पैसिफायर्स होते हैं। बट ये तो यही है कि अगर आप बच्चे को अच्छी अटेंशन देंगे, या बच्चा कई बार आप किसी न्यूबॉर्न को या 6 मंथ्स के बच्चे को भी आप स्ट्रेस के माहौल में डाल देते हैं, वो नई जगह पे जाता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें भी देखा गया है कि वो अंगूठा चूसने लग जाता है। तो उनमें उन बच्चों को काम देना है, काम करना है, कंफर्ट देना है, प्यार देना है, उनसे भी ये बीमारी जो ये हैबिट है ये छूट जाती है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके एडोलेसेंस की एज तक वो आप पूरा ही उसको मतलब मॉनिटर करते हैं हर एज के बच्चों को और ये सब। तो सर ऐसी कौन सी मतलब मेन अहम पड़ाव होते हैं एक बच्चे के पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक की एज के, जिनके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अभी मेजर चेंजेस आएंगे इस पड़ाव पे? देखिए, वो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स हमको सब पता है कि पड़ाव जैसे आपने किया, और डेवलपमेंटल की हमारा डेवलपमेंट, जो बच्चे का विकास हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है। तो जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। कई बच्चे 1 साल पे चलना शुरू करते हैं, तो वही कुछ बच्चे 18 महीने पे भी चलना शुरू करते हैं। तो वो हमारे एक ब्रॉड रेंज होती है। बट हाँ, कुछ कुछ जो है वो एक हमारे एक कॉमन क्या बोलते हैं, पेडिग्री जो एक नॉर्मल बन जाता है कि ये तो इतने एज पे होना ही चाहिए, जो हम हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर क्या कर सकता है बच्चा, 2 साल के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए। तो उस पर हमारा जैसे अगर 0 to 2 ईयर्स अगर हम देखें डाइट, जैसे कि न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स तक, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। जैसे कि मोटर माइलस्टोन्स है। मोटर माइलस्टोन्स में कि बच्चे ने सिर उठाना कब शुरू किया, पहली बात। दूसरा, बच्चे ने बैठना कब शुरू किया, इसमें भी हमारा विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। मैं यहाँ पे जो एजेस हैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एजेस बताई तो पेरेंट्स को टेंशन में आ जाएंगे कि मेरा बच्चा तो 6 महीने पे नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपने कहा कि सबके लिए अलग अलग होता है, बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ें देखनी है। और अगर जैसे कि बैठना कब शुरू किया, विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट, ये हमें देखना है। दूसरा, बच्चा क्रॉल कब करना शुरू हुआ, है ना, रिड़ना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। बच्चे ने खड़ा होना कब शुरू किया, चलना कब शुरू किया, ये मोटर माइलस्टोन्स है। सोशल माइलस्टोन्स में एक होता है कि बच्चा ने माँ को देख के स्माइल करना कब शुरू किया, जिसको हम सोशल स्माइल बोलते हैं। बच्चे का बाकी लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, ये विदिन 2 ईयर्स हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर हो जाता है हमारा जो बोलने वाले माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें जैसे मम्मा पापा या कूइंग बैबलिंग, वो कब शुरू कर रहा है। तो ये हमारे जो वोकल माइलस्टोन्स होते हैं, ये उसमें हम देखते हैं, जो 0 to 2 ईयर्स तक हम देखते हैं। दूसरा, हमारा जब 2 साल के बाद में है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, बच्चे कैसा चलना है, बच्चा चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, राइटिंग, ये सब हमारे माइलस्टोन जो होते हैं वो हम बच्चे के, जब बच्चा हमारे पास आता है हम पेरेंट्स से पूछते हैं और उसको एज अ होल एनालाइज करते हैं। राइट सर, बच्चों की वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं उनको लेके। जो नॉर्मल वैक्सीन्स होती हैं वो बेसिक वाली वो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन है कि वो वैक्सीन्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार पेरेंट्स को अगर आप कहेंगे तो दे विल टेक इट मोर सीरियसली। दूसरा, कोविड वैक्सीन जो थी बच्चों के लिए जो आई थी, बड़ों के लिए भी मिसकंसेप्शन था कि जो है कोविड वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बाद में और ये सब, और कुछ पेरेंट्स बहुत स्केप्टिकल थे बच्चों को वैक्सीन लगवाने को लेके। सो दैट इज़ माई सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है आपके ओपिनियन में, और फर्स्ट पार्ट है कि जो वैक्सीन होती है इन जनरल वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, वैक्सीन जो होती है हमारी जो बच्चा है उसको बहुत सारी डिजीज से बचाती है। कॉमन डिजीज से भी बचाती हैं, और जो सीरियस और जो जानलेवा बीमारी होती है उनसे भी बचाती है। पहला पॉइंट तो ये है, सीवियर जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीनेशन है बच्चे को तो बेनिफिट करती हैं, बट एज अ होल कम्युनिटी को भी बेनिफिट करती हैं। जो हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि हमारी मीजल्स के लिए मम्स है, रुबेला है, वो जो हमारे जो एपिडेमिक्स होते हैं उनको वो प्रिवेंट करती हैं।
तो एक बच्चे को तो इम्प्रूव जो बेनिफिट है ही है उसका, बट जो दूसरे जो कम्युनिटी हैं ऑन द लार्जर साइड, उसके लिए भी हमारी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के मन में ये ख्याल रहता है, जैसे आपने ये सेकंड पार्ट जो है आपका कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो अभी तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अभी इतनी रोल आउट मार्केट में हुई नहीं है। बट हम दूसरी वैक्सीनेशंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्मल वैक्सीनेशंस हैं, पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमें सारी वैक्सीनेशंस लगानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ वैक्सीन्स आती हैं, प्राइवेट में कुछ वैक्सीन्स आती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, फ्लू वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं आती है, वो प्राइवेट में आती है। जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, फ्लू वैक्सीन, जो 6 और 7 मंथ पे हम बच्चे को लगाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारी हमारी वैक्सीन जो प्राइवेट में आती है, गवर्नमेंट में नहीं लगती है। अब पेरेंट्स को ये लगता है कि वैक्सीनेशन लगाने से हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन दे आर ऑल सेफ, वो बच्चों को बेनिफिट देती है, बच्चों को जो सीरियस बीमारियां हैं उनसे बचाती हैं। और तो और एक मिथ बहुत कॉमन है कि वैक्सीन लगाने से ऑटिज्म हो जाता है। तो ये तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगाने से कोई ऑटिज्म नहीं होता है। इनफैक्ट वैक्सीन तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन देती हैं बच्चों को, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे बच्चा बार बार बीमार होता रहेगा, बीमार होएगा तो उसके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो खाएगा कुछ नहीं, उसके बाद वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका ब्रेन का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो मैं तो हर पेरेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि वैक्सीनेशन आपको एक सिक्योरिटी देती है, एक शील्ड बनाती है बच्चे के आसपास, जिससे उसको जो कॉमन डिजीज़ है उनसे तो प्रिवेंशन होता ही होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो सीरियस जो जानलेवा बीमारी है उनसे भी बच्चे को प्रिवेंशन मिलता है। राइट सर। सर, पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सकें कि वो बच्चों को एक होलसम डाइट कैसे इंश्योर करें कि वो सही तरीके से उनको जो खाना है वो दिया जाए। हर पेरेंट का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेरी ओपीडी में सबसे यही एक फेवरेट सवाल होता है हर पेरेंट का कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट हमें कैसे देनी है। तो मेरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है पेरेंट को पहली जो एक मैं एडवाइस करता हूँ कि बी अ रोल मॉडल। रोल मॉडल पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो देखेगा कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप जो शुगरी और प्रोसेस्ड फूड्स कम ले रहे हैं, तो बच्चा भी आपको ही फॉलो करेगा। बच्चे के सबसे पहले जो रोल मॉडल होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो उन्हीं से वो सीखता है कि पेरेंट क्या खा रहे हैं, है ना, पेरेंट कैसा बर्ताव कर रहे हैं, पेरेंट कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो बी ए रोल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। एक अगर बच्चों को आपको बैलेंस डाइट देनी है तो आपको भी अपने जो डेली न्यूट्रिशन है उसमें बैलेंस डाइट लेना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि बच्चों को वैरायटी दें। कई पेरेंट्स कॉमनली एक ही चीज़ बच्चों को बार बार खिलाते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चा एप्पल खा रहा है तो मुझे डेली उसको एप्पल ही देना है। अगर वो बच्चा ग्रेप्स ले रहा है या बनाना ले रहा है, एनीथिंग फॉर एनी मैटर, तो वो उसको वही कंटिन्यू करते हैं जी। होता है कि बच्चा बोर हो जाता है, वो 1 दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन में उसको बोरियत आ जाती है तो वो खाना वो छोड़ देता है। तो वैरायटी दें, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, सूप, जो आप देना चाहें अपने बच्चों को वैरायटी ज़रूर दें। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करने हैं। जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, जंक उसका नाम ही है, हिंदी में हमको पता है जंक का मतलब क्या होता है। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन बढ़ता जा रहा है कि हम बहुत सारे चिप्स देते हैं या जो भी हमारी कोक है, पेप्सी है, बच्चे भी या डब्बे वाले जो दूध हमारे जूसेस होते हैं, पैकेज जूसेस होते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा कुछ फ्रूट्स नहीं खाता है तो अगर मैं पैकेट जूस वाला दे देंगे तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बट उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। बच्चों को क्या मिलता है, कैलोरीज मिलती हैं। जो एक फ्रूट के जो फ़ायदे होते हैं, जो हाई फाइबर फ्रूट में होता है, वो बच्चों को नहीं मिल पाता। तो पैकेज फूड से हमें अवॉइड करना है। मोबाइल देख के नहीं खिलाना है, बहुत ही कॉमन है। मैं कई बार जाता हूँ, हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम देखते हैं कि पेरेंट्स मोबाइल सामने लगा हुआ है और बच्चा चम्मच से अपने आप या मदर उसको खिला रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो ना खाने की जिद नहीं करता, भूल जाता है, खा लेता है, तो इसलिए पेरेंट्स अब उसमें प्रॉब्लम क्या है हमें समझना है कि जब बच्चा मोबाइल देख रहा है तो बच्चे का जो हंगर का जो साइंस है उसको पता नहीं चलता है। उसमें वो ओवर ईटिंग करता है या अंडर ईटिंग करता है कि जब उसको मोबाइल से बोर हो गया तो वो खाना बंद कर देगा, या उसको मोबाइल अच्छा लग रहा है, उसको वो जो उसका जो मनपसंद जो राइम चल रही है या जो कार्टून चल रहा है वो चलता रहेगा, वो बच्चा तब तक खाता रहेगा। बच्चे की अपनी हंगर सेंटर उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए मोबाइल देख के ना खिलाएं, क्योंकि उसमें बच्चा खाना इंजॉय नहीं कर पाता है। जो आप बच्चे को जो टेस्ट देना चाहते हैं, जो उसके स्वीट जो उसका टेस्ट प्रोसेस आप डेवलप करना चाहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन है आजकल मोबाइल दिखा के उनको खिलाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि
बी अ रोल मॉडल। अगर आप रोल मॉडल बनेंगे, आप जो एक हेल्थी डाइट न्यूट्रिशन लेंगे, बच्चा भी आपको फॉलो करेगा। राइट सर। सर जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल में होते हैं उस तरह के, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड के, बहुत पिकी हो जाते हैं वो खाने को लेकर, कई बार बाहर खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और ये सब, तो उनको कैसे टैकल करें पेरेंट्स? ये देखिए, ये पिकी ईटर मेरे को वर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पिकी ईटर तो हमने बना दिया है उसको, है ना। कोई भी बच्चा पिकी ईटर अपने आप डेवलपमेंट नहीं करता है, वो पेरेंट्स की कुछ हैबिट्स होते हैं, सब बच्चा पिकी ईटर बन जाता है। अब जो मैंने पहले चीज़ें अभी हमने पॉइंट डिस्कस करे थे कि वैरायटी दीजिए बच्चे को। अगर हम वैरायटी देंगे, कलरफुल फूड्स देंगे उसको, तो वो कभी पिकी ईटर नहीं बनेगा। दूसरा है कि स्क्रीन टाइम हमें अवॉइड करना है। स्क्रीन टाइम अगर चलता रहेगा बच्चे का, मोबाइल से देखेगा, तो वो पिकी ईटर बन जाता है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि ये तो स्क्रीन देके खाता है, तो जब आप मोबाइल या हटाते हैं तो वो खाना बंद कर देता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चों में एलर्जीज होती हैं, एलर्जिक होते हैं कुछ, इसलिए उनको जब भी वो खाना खाते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम, जैसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, पेट में दर्द है, तो वो उस खाने से डरते हैं। तो हमें देखना है कि बच्चा किसी फूड से एलर्जिक तो नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बड़े बच्चे 8 ईयर्स 10 ईयर्स के मेरी ओपीडी में आते हैं, जो मदर्स कंप्लेन करती हैं कि कुछ खाती नहीं है या खाता नहीं है, तो उनको खाने बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, है ना। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, सुपरमार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उनसे पूछें कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। उनकी प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें। यानी कि अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आपने वो ले आए और आपने वो बना दिया, उसकी प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, उनको फूड जो खाना बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। तो ये भी बहुत जो चीज़ें हैं वो अहम हो जाती हैं कि जो आप पिकी ईटर जो हम बोलते हैं, उनको टैकल करने में। राइट सर। सर आई थिंक जो आपने एक पॉइंट अभी बहुत अच्छा बताया कि मोबाइल फ़ोन दिखाते हुए बड़े लोगों को भी आजकल ये आदत हो गई है कि ऐसे वेब सीरीज़ देखते हुए खाना खाने की। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। रोल मॉडल, मैंने बोला ना कि रोल मॉडल है। मैं तो हर पेरेंट को बोलता हूँ कि आपका बच्चे का जो रोल मॉडल है वो आप ही हैं, वो आपको देख रहा है। हमें लगता है कि बच्चा हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो बट आपके वो हर स्टेप को ऑब्जर्व कर रहा है। आप घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप डेली रूटीन में क्या करते हैं वो ऑब्जर्व करता है। तो अगर आप भी खाना देखते हुए खाएंगे तो उसको लगता है मम्मी पापा ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे भी यही करना चाहिए। बट इन द लॉन्ग रन दैट इज़ नॉट गुड फॉर दैट। वो उसके ब्रेन को तो हार्म कर रहा ही है, उसके जो नॉर्मल अदर जो, क्योंकि उसको कुछ खाना मिलेगा नहीं तो उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एज जो होल में देखा जाए, पूरे सिनेरियो देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर दैट। राइट सर। ओके सर, तो अगर हम न्यू पेरेंट्स की बात करें, जो पेरेंट्स बने ही होते हैं, उनको ऐसी कौन सी इलनेस और नॉर्मल कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो बच्चों को अर्ली ईयर्स में होती हैं, जिनके लिए पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि ये होती है, ताकि ऐसे हो तो वो एकदम से एंग्शियस ना हो जाएं और परेशान ना हो जाएं, और कैसे उनको टैकल करना? देखिए, न्यू पेरेंट्स जब बनते हैं, अगर हम न्यू बॉर्न से बात करें, न्यू बॉर्न जो बच्चा जो पैदा होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो पीलिया ही होता है, बच्चे का जॉन्डिस ना, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। नवजात शिशु का पीलिया होता है, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूबॉर्न जॉन्डिस हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में, ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों में ये जॉन्डिस हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल होता है। ये बच्चे की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब वो टूटते हैं वो हीमोलाइज होते हैं। जब वो टूटना शुरू करते हैं तो आरबीसी जब टूटते हैं तो उनसे हमारा जो हीमोग्लोबिन जब टूटते हैं तो बिलिरुबिन प्रोडक्ट हमारा बनता है, उससे बच्चे का पीलिया होता है। तो इसमें पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको एक दिन लगता है कि कल तक तो हमारा बच्चा पिंक था, पूरा रेड था, और आज हमें येलो क्यों दिख रहे हैं। तो पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो पीलिया जिनको होता है उनकी कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है, वो नॉर्मल अपने आप धूप दिखा के आप ठीक कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना है, अपने जो बच्चों के, जो आपके जो चाइल्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं उनसे डिस्कस करें। क्योंकि कई बार जब बच्चे का जो पीलिया होता है, कई जो पेरेंट्स होते हैं वो झाड़ फूँक पे विश्वास रखते हैं, उनको बहुत सारी यस, ये हमारी ओपीडी में आते हैं बहुत सारे। जो मैं इस पॉडकास्ट से ये पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न का जो जॉन्डिस होता है वो झाड़ फूँक से ठीक नहीं होता है, दवाइयाँ देने से ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो भी ऐसे डॉक्टर जो करते हैं वो भी गलत ही करते हैं, क्योंकि वो न्यूबॉर्न का जो जॉन्डिस होता है फोटोथेरेपी से ठीक होता है, वो भी अगर एक लेवल के ऊपर चला जाए। जब तक क्योंकि ये जो न्यूबॉर्न का जो जॉन्डिस है, हर बच्चे के लिए, हर डे ऑफ लाइफ के लिए मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एवरी न्यूबॉर्न जॉन्डिस हैज़ नॉट टू बी ट्रीटेड। ये पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हर न्यूबॉर्न जॉन्डिस को हम ट्रीट नहीं करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, घर भेजते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं धूप दिखाइए, धूप से ठीक हो जाता है।
फीडिंग कराने से ठीक हो जाता है, बट इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट करना भी है तो इसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, नीली लाइट में रख के इसको ठीक किया जाता है। तो ये अंधविश्वासों में ना पड़े, जो हम झाड़ फूँक कराते हैं या दवाइयाँ दे देते हैं तो दवाइयों पे ना पड़े। तो पहले तो हमने न्यूबॉर्न जॉन्डिस डिस्कस किया। दूसरा जो खांसी जुकाम बच्चों में बहुत कॉमन होता है, मौसम जब चेंज होता है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो कफ एंड कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारा टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ये आ जाता है। फीवर बहुत कॉमन होता है बच्चों में। और हम देखा जाए तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो हम उनको बोलते हैं, जैसे उसमें हमारा मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, ये आ गया। पोलियो तो हमें पता है कि इंडिया से अब इरेडिकेट हो चुका है, तो आजकल हम पोलियो की जो वैक्सीन दे रहे हैं उसका बहुत अच्छा कवरेज है। तो ये पोलियो है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम बर्थ पे देते हैं, ये हमारा हो गया। डायरिया से हमें प्रिवेंशन देना है, जिसको हम फ्लू बोलते हैं, वही जैसे हमने डिस्कस किया, कफ कोल्ड हमारा ये हो गया। एस्थमा है, एलर्जी है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आजकल बड़े बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इवन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल के बच्चों में भी आजकल कुछ उनके बिहेवियर चेंजेस ऐसे हो रहे हैं। तो ये सब कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और जो अपने पीडियाट्रिशियन से कुछ भी लगे तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, हम सभी को पता है हाइजीन की इम्पोर्टेंस, लेकिन बच्चों के अराउंड मुझे लगता है ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है हाइजीन की। तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए पेरेंट्स को कि क्या प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करनी चाहिए और कैसे उनको अपने बच्चों को भी एक हाइजीनिक लाइफस्टाइल डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को हाइजीन कैसे सिखाना चाहिए कि सबसे पहले रोल मॉडल। मैंने कई बार सबको बताता हूँ कि रोल मॉडल, मेरा हमेशा पेरेंट्स को पहले एडवाइस रहती है रोल मॉडल। उनको एक तो सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग सिखाना है। हैंड वॉशिंग, कई बच्चे जो होते हैं खाना खाते हैं या इवन आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम, यूरिन करके आ रहे हैं या पॉटी करके आ रहे हैं, तो उनको सिखाना है कि हैंड वॉश करना है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो हाइजीन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो होता है हमारा हैंड वॉशिंग हाइजीन। क्योंकि बच्चे आपने देखा बहुत खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें टच करते हैं और फिर उनका सीधा हाथ मुंह में जाता है, या कई बार वो खाना भी खा लेते हैं। तो उनको ये समझाना है कि आपने, या पेट से खेला, बहुत कॉमन होता है कि कई बार मैंने भी देखा है कि पेट से बच्चे खेल रहे होते हैं और उसी हाथ से खाना भी खा लेते हैं, है ना। तो दैट इज़ नॉर्मल थिंग, बट हमें हैंड वॉशिंग उनको सिखाना है। हमें ये नहीं उनको बताना कि पेट को टच नहीं करना है, बट हमें ये सिखाना है कि आपने उसको टच किया है तो आपने हैंड वॉश ज़रूर करना है, पहली बात है। दूसरा ये है कि अगर किसी बाहर हम जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, पहले तो अभी वो कम हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग, बट मास्क अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। दूसरा ये है कि हमारा स्नीजिंग एटिकेट, कफिंग एटिकेट उनको सिखाना है कि अगर वो खांस रहे हैं तो कवर करना है, या हैंकी लेके उनको वो दिखाना है। मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जो ओपन जो फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, जो खुले में फूड्स पड़े होते हैं वो हमें अवॉइड करना है। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। जो हम सैनिटेशन से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमारा टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, इनकी भी वैक्सीन आती हैं, तो वो बच्चों को ज़रूर लगवानी है। तो ये कुछ, और अगर आप हैंड वॉश नहीं करा रहे तो उनको कम से कम सैनिटाइजेशन, जो हमारा सैनिटाइज़र होता है, आजकल तो हर बच्चे को पता है सैनिटाइज़र क्या होता है, हर घर में सैनिटाइज़र, अल्कोहल सैनिटाइज़र होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। राइट सर, एक एक क्वेश्चन है कि जैसे कि कुछ बच्चे कम न्यूट्रिशन लेते हैं, वो तो एक प्रॉब्लम होता ही है, तो उनको कैसे प्रॉपर उनको खाना देना है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ओवर फीड भी करते हैं, सो आई थिंक अगर हम ये भी थोड़ा सा एड्रेस कर सकें। देखिए, ओवर फीडिंग, और मैं तो ये बोलूँगा अंडर न्यूट्रिशन भी एक बीमारी है और ओवर न्यूट्रिशन भी एक बीमारी है, ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो और ये भी मैंने देखा है कि जो ओबेसिटी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर उन बच्चे को देखेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि ये देखा गया कि जब आप मोबाइल देख के या टीवी देख के बच्चा खाता है तो उसका उसका जो हंगर सेंटर है उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि हंगर सेंटर क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आपकी सटाइटी हो जाती है, सटाइटी मीन्स कि जब आपका पेट भर गया है, दैट मीन्स वो हंगर सेंटर आपको कंट्रोल दे देगा, वो देगा आपको कनेक्शन देगा कि अब आगे खाना नहीं खाना है। बट जब वो मोबाइल टीवी देख के जब अगर वो खा रहे होते हैं तो उनका हंगर सेंटर पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो ओवर ईटिंग वो करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो स्क्रीन टाइम आप अवॉइड करें, और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, जो शुगरी फूड्स हैं वो उनको अवॉइड करना है। जो शुगरी फूड्स हैं, जो जंक फूड्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनसे भी हमारा आजकल, अगर वो आप लिमिट में खाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को कैलोरीज मिलती हैं, उससे भी बच्चों को ओवर फीडिंग या हम बोलें कि ओबेसिटी होने का रिस्क रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि ओवर फीडिंग हमें, आई थिंक, सॉरी आई एम कटिंग, कुछ न्यू मदर्स स्पेशली जैसे होते हैं, तो वो आई थिंक वही बच्चे को
पूरा न्यूट्रिशन देने के चक्कर में कई बार वो उन्हें बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे जैसे फीड करते रहते हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आया था जब हमने ऐसे डाला था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक पीडियाट्रिशियन से बात करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो सिस्टर हैं इस तरह से कुछ कि वो अपने बच्चे को ओवर फीड करते हैं, तो वो बाकी फैमिली मेम्बर्स को दिखता है बट दे डोंट नो हाउ टू टेल हर, उनको बताएं कैसे कि आप, क्योंकि वो थोड़ा सा वो लगता है, ऑफेंस लगता है लोगों को। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट पूछा, जिसने पूछा उसने भी बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने, ये हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ओपीडी में पेश आते हैं। अब होता क्या है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बच्चा का वेट कम है, पतला है बच्चा, है ना, उनको लगता है कि हमें ज़्यादा खिलाना चाहिए। कॉमनली यही होता है, हर जो घर में हम देखते हैं कि उनको लगता है मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, इसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो हम इसको और ज़्यादा खिलाएंगे, और ज़्यादा चीज़ें खिलाएंगे, भर भर के उसको हम घी खिलाएंगे, भर भर के हम जो भी हमने खिलाना है, जो भी हमने। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस नहीं करते, जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि 2 वीक्स पे, 2.5 महीने पे, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, लेस जब 1 साल से बच्चे, 1 साल के जो अंदर के बच्चे हैं उनको कितनी बार पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए? 2 हफ्ते पे मिलना है, 6 वीक्स पे मिलना है, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। इस पे जब आप पीडियाट्रिशियन से मिलते हैं तो उनकी ग्रोथ चार्टिंग होती है, हम उनका हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं और हेड सर्कमफ्रेंस, उनका सिर की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो अगर बिल्कुल वो नॉर्मल पैरामीटर्स में आ रहे हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल ग्रो कर रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूस करते रहिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट जब आप पीडियाट्रिशियन से डिस्कस नहीं करते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, आपको क्या लगता है मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, मुझे इसको और ज़्यादा खिलाना है, उसमें नुकसान बच्चे का होता है कि वो ओवर ईटिंग पे उसको कराई जाती है, फिर वो उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल ये देखा गया कि जिन बच्चों का जो वेट है पहले 1-2-3 साल में बढ़ता है, उनको ज़्यादातर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां एडल्ट एज में जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और वैसे भी जो बच्चों को डायबिटीज़ है और बच्चों को ओबेसिटी इंडिया में बहुत रैपिड रेट से बढ़ रहा है। तो इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले जो बच्चे के 1000 डेज जिसको हम बोलते हैं, 1000 दिन जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चे का न्यूट्रिशन आता है, बच्चे का संपूर्ण विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आता है। तो पीडियाट्रिशियन से ज़रूर पहले 2 साल तो उनके टच में रहे, उनसे डिस्कस करते रहें। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ का। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो आजकल अगर हम देखें तो बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर है कि 14-15 साल के बच्चे, कोटा इज़ अ नेम जहाँ पे इतने सुइसाइड्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है टॉपिक है जो कि एड्रेस होना चाहिए, जिस पे थैंकफुली आजकल बहुत बात होने लग गई है। सो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि वो अपने बच्चों से मेंटल लेवल पे कनेक्ट कैसे इस्टेब्लिश करें और कैसे उनके बच्चों को मतलब ऐसा फील कराएं कि वो उनसे शेयर कर सकते हैं चीज़ें अगर वो कुछ गो थ्रू कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कई बार तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है ना। तो वो कुछ साइंस होते हैं जब बच्चा, आपको पता चलेगा कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है बच्चे के साथ। जैसे कि मूड डिस्टर्बेंसेस, बच्चा बहुत जल्दी उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी एकदम से गिरने लगे है, कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा था, उसके मार्क्स अच्छे आते थे, बस सडनली अब वो नीचे आने लग गया, ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि बच्चे के जो सोशल कनेक्शन है वो अब टूटता जा रहा है, बच्चे के जो दोस्त हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, उसको या कोई नए दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। दूसरा ये है कि बच्चे को जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है ना, ये जिसका हम देख नहीं सकते हैं, बट वो बोलेगा कि मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाना है, मुझे छुट्टी करनी है, ये चीज़ें जो होती हैं। तो दीज आर सर्टेन साइंस कि आपको लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको अपने बच्चे से बात करनी है, खुल के बात करनी है, ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि उनकी बात को सुनना है और वैलिडेट करना है, इंपॉर्टेंस देनी है उनकी बात को। कई पेरेंट्स उनकी बात को हल्के में लेते हैं कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, या कोई मुझे तंग कर रहा है, तो कई पेरेंट्स बोलते हैं कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, आप काम करते रहो, इग्नोर करो। बट आपको सुनना है उनकी बात को, वैलिडेट करना है, इंपॉर्टेंस देनी है, इग्नोर नहीं करना है, आराम से बैठ के टाइम देना है। दूसरी ये बात है कि बच्चों को बिजी रखना है, उनको कोई हॉबी दे दीजिए। स्ट्रेस अगर जब बच्चों को होती है, बहुत कॉमन है, जैसे हमने कोटा का एग्जांपल दिया, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, कंपटीशन का स्ट्रेस है, तो एग्ज़ाम स्ट्रेस, कंपटीशन स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक हॉबी लेना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम थोड़े स्विच ऑफ हो जाएं। हमें हमारे दिमाग को स्विच ऑफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा अगर स्विच ऑन रहेंगे
तो फिर हमारे जो ब्रेन की भी बैटरी हमें पता है थोड़ी थोड़ी करके वो डिस्चार्ज होने लग जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें हॉबीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, स्विच ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर भी इन चीज़ों से नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि बात बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, देयर आर सर्टेन डेंजर साइंस, जो जैसे आपने कोटा का एग्जांपल दिया, देन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन और अ साइकोलॉजिस्ट। सर इसके अराउंड थोड़ा सा टैबू भी रहा है सोसाइटी में कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग उनके बच्चों को समझेंगे कि वो मतलब वो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि पागल है, बहुत इनसेंसिटिव वर्ड है, बट ऐसे तो वो बहुत सोचते हैं ये सब स्टेप्स लेने में, पर क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये बोलेंगे तो लोग थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लेंगे, तो आई वुड लाइक कि आप इस पर भी थोड़ा सा लाइट शेड करें कि ये दिस इज़ नॉर्मल, बिल्कुल मेंटल नॉर्मल। हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। आई थिंक आई विल से कि मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फिजिकल हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे करके डिटोरेट हो ही जाएगी। हमने हाइपरटेंशन के देखे हैं जो केसेस होते हैं वो स्ट्रेस लेने से ही होते हैं, है ना। तो ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जब मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरी जो थीसिस थी वो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ही थी, बच्चों की। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक बीमारी एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो बच्चों में होती है। तो उसमें भी जब हम पेरेंट्स से डिस्कस करते थे तो वो ये बोलते थे कि हमारा बच्चा तो चंचल है, शरारती है, नटखट है। तो वो ऐसे जो साइकोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं उनको ये चीज़ करके उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजिकल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ बच्चों का, उनके केसेस जो स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट और आई से मोर इम्पॉर्टेंट इन दीज डेज देन फिजिकल। बिल्कुल सर टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से देखा जाए तो एक वरदान भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार वो एक श्राप की तरह भी साबित हुई है हमारी सोसाइटी में। तो मतलब बहुत बड़े बड़े बेकार केसेस भी हो जाते हैं कई बार। तो पेरेंट्स कैसे एक ये मतलब एक बैलेंस कैसे बनाए कि उनके बच्चे टेक्नोलॉजी मॉडरेशन में यूज़ करें, कि वो सिर्फ उसके अच्छी साइड यूज़ कर पाए और ऐसे। ये भी बहुत ही कॉमन, मतलब ये जो आपके पास सवाल आए हैं बहुत ही कॉमन सवाल हैं जो मेरी ओपीडी में डेली पूछा जाता है या जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। क्योंकि मासेस के सवाल यही हैं पेरेंट्स के, क्योंकि ये आजकल की रूटीन प्रॉब्लम्स है, व्हाट आई से कि रेगुलर प्रॉब्लम्स है हर घर में। ये लाइफस्टाइल कह लीजिए, या आजकल जो हमारी जो ओपीडी में भी प्रॉब्लम है, जैसे कि खांसी जुकाम होता है, तो जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन टाइम का यूज़। तो स्क्रीन टाइम का यूज़ आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि आप बाहर निकलें तो आप देख रहे हैं हर बच्चे के पास मोबाइल होता है। इवन 2-3 साल के बच्चे भी आजकल उनको मोबाइल से फ़ोन लेना आता है ना, फ़ोन कनेक्ट करना आता है, उनको वीडियो कॉल करनी आती है, व्हाट्सएप भी वो देख ही लेते हैं। मुझे लगता है जैसे कि आजकल की हमारी जो अल्फ़ा जनरेशन बोलेंगे, है ना, जो मिलेनियल्स जिनको बोलते हैं, तो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो मेरा पेरेंट्स को यही कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट वही रोल मॉडल, क्योंकि हम अपना जो एक लिमिट सेट करनी है बच्चे के लिए कि आपको कितने घंटा देखना है, लिमिट सेट करनी है। मैं तो ये कहूँगा कि 2 साल के बच्चे के लिए तो हमारा स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। बस आपको उनको वीडियो कॉल कराना है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉल, उनको देखने देना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होना चाहिए कि मोबाइल में क्या आता है। बस हाँ, उनको लगे कि हमारे जो घर के जो करीबी मेम्बर्स हैं उनसे मेरी बात हो सकती है, ये मोबाइल का यही यूज़ होता है ना। तो रोल मॉडल बने, लिमिट्स को सेट करें। बड़े बच्चे हैं उनके साथ बैठ के आप देखें, है ना। कई बार आप यूट्यूब पे हमने भी देखा है कि एक साइट खोलते हैं तो बहुत सारी अपने आप ही इरेलेवेंट साइट्स खुल जाती हैं, या यूट्यूब आपको सजेशन देने लग जाता है। तो बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन साइट्स को खोलने लग जाते हैं। दैट माइट नॉट बी गुड फॉर देम, फॉर देयर मेंटल हेल्थ। उसमें कई बार वायलेंस भी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो हमको उनको अवॉइड करना है। पेरेंटल आजकल चेक्स भी आते हैं जो मोबाइल में आप लगा सकते हैं कि ये साइट्स हमें यहाँ इसको नहीं खोलना चाहिए, ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल मॉडल तो होना ही चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो हमें एक एज अ होल स्क्रीन टाइम जो लिमिट के लिए हमें करना चाहिए, लिमिट बताना बहुत ज़रूरी है। और हर पेरेंट को बच्चे के साथ बैठ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्क्रीन टाइम की क्या है वो बतानी। मैं ये नहीं बोलूँ कि हर स्क्रीन टाइम अच्छा है और गंदा है, स्क्रीन टाइम अच्छा भी होता है, उनसे बच्चे बहुत चीज़ें सीखते भी हैं, बट पेरेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। आप साथ में बैठ के देखें, उसके कोई मना नहीं कर, आप बैठें देखें, बट ये नहीं कि 2-3 घंटे तक आप यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि उससे ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आजकल एक टर्म है वर्चुअल ऑटिज्म, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि बच्चे जब लॉन्ग टर्म मोबाइल का यूज़ हो जाता है तो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं, कि जो
जो बच्चा पहले बोल रहा था उसने बोलना कम कर दिया है, क्योंकि जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो हमारा 2 वे कनेक्शन है, बट मोबाइल में हमेशा 1 वे कनेक्शन होता है, तो बच्चा भूल जाता है जो पहले उसने चीज़ें सीखी होती हैं, तो उसके ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके जो कनेक्शन है वो थोड़े थोड़े और ख़राब हो जाते हैं, तो वो भूल जाता है। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म है। तो स्क्रीन टाइम तो मैं जितना लिमिट में रखें वो बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी है। एंड फिर से इम्पॉर्टेंट, हर पेरेंट को आज मैं ये एक दे के जाऊँगा कि बी ए रोल मॉडल। रोल मॉडल आप रहेंगे, आपकी अपना जो स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रहेगा, बच्चे के सामने आप ज़्यादा मोबाइल टीवी ज़्यादा नहीं देखेंगे तो बच्चा भी आपको फॉलो करेगा। सर ऐसी कुछ हैबिट्स जो या कुछ ऐसे गेम्स हों जो खेलें बच्चे तो उनका मतलब मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प हो और वो इन चीज़ों से भी बच सकें, ऐसी कुछ आउटडोर बच्चों को बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कुछ बोर्ड गेम्स भी, चेस वगैरह। चेस है वो तो नॉर्मल आप खेल ही सकते हैं, वो नॉर्मल है, बट आउटडोर जाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब बच्चा आउटडोर जाता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बाकी लोगों से कनेक्शन बनाता है। हमने कोविड के टाइम पे देखा कि बच्चे अंदर ही बंद थे, तो उनमें भी क्योंकि बच्चे अब अंदर बंद थे, नए कनेक्शन बन नहीं पा रहे थे, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेस, है ना, क्योंकि बच्चों को तो कनेक्शन बनाने हैं, उनको तो दोस्त बनाने हैं, उनका तो डेवलपमेंट ही ऐसा है कि बना रखा है नेचर ने, उनको तो कनेक्शन बनाने ही बनाने। जो हाँ बड़े लोग होते हैं वो बिना कनेक्शन के रह सकते हैं, हमने जैसे निकाले कोविड में 6 मंथ जब लॉकडाउन लगा, बट जब छोटे बच्चों को तो न्यू कनेक्शन बनाने, उनकी ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, उनका जो हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए न्यू कनेक्शन बनाना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो बाहर ले जाएं बच्चों को, बाकी बच्चों से कनेक्ट करवाएं, है ना। वीकेंड पे कभी भी एक रखें कि हमें बच्चों को प्ले डेट रखनी है, जिसको हम आजकल बोलते हैं प्ले डेट, कि बहुत सारे बच्चे घर पे बुला लें और उन साथ में खेल रहे हैं, बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, आपने हेल्थी न्यूट्रिशन बनाया बच्चों के लिए, हेल्थी डाइट बनाई, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख के खाते हैं। कि अगर आप मैंने सेंस ऑफ कम्युनिटी भी उनमें एग्जैक्टली है ना, एक सोशल वेलबींग सब में आ जाती है। और ये भी देखा कि बच्चे एक दूसरे को देख के खा लेते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये बच्चा खा रहा है तो मुझे भी ये खा लेना चाहिए। तो उसके आपके बच्चे के अंदर भी अच्छी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होंगी, या किसी के अंदर नहीं है तो आपके बच्चे को देख के डेवलप हो जाएंगे। तो मेरा हर पेरेंट को बोलना है कि बाहर ज़रूर लेके जाएं, फिजिकल एक्टिविटी 15-15 मिनट की दिन में या आधा आधा घंटा आप बच्चों को बाहर लेके जाएं, तो आप देखेंगे उसका जो मानसिक विकास है और जो शारीरिक विकास, जो हम ब्रेन एंड नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। जी सर एक बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था हमारे पास किसी मदर का क्वेश्चन था कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा नर्वस और एंक्शियस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो लोगों से कम्युनिकेट करने में बाहर उसे प्रॉब्लम होती है, घर में वो एकदम नॉर्मल रहता है, सही रहता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है, पर बाहर उसको बहुत दिक्कत होती है लोगों से बात करने में और ख़ुद को एक्सप्रेस करने में, अपना पॉइंट रेज करने में। तो ये भी देखिए वही है सोशल एंग्जाइटी जिसको हम बोलेंगे, है ना। तो इसमें हमें कॉन्फिडेंस देना है, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। ये कई बड़ों के अंदर भी होते हैं कि जब अंदर तो जब वो होते हैं अपने फैमिली से बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली उनको लेक्चर देते हैं, या एवरीथिंग दे डिस्कस इट वेरी ओपनली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। बट जब वो बाहर जाते हैं या पब्लिक में स्पीकिंग करनी होती है, पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, तो उनका थोड़ा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है, नर्वसनेस हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करेंगे वो पेरेंट्स प्ले करेंगे। और अगर टीचर्स अगर स्कूल जाता है तो कॉन्फिडेंस देना है उनको, बच्चे को, पेरेंट्स को बोलना है, पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंट देना है बच्चे में कि ये घबराना नहीं है, सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है बच्चे की कि यू आर द बेस्ट। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो उनके पॉइंट्स उनको वैलिडेट करना भी, जैसे मैंने बोला वैलिडेट करना, क्योंकि इनकी आप बात सुने कि उनको किस चीज़ से डर लग रहा है ना। कई बार होता है कि बच्चे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, उनको डर लगता है कि मेरे पापा या मम्मी क्या सोचेंगे, पर उनको उनकी पॉइंट्स सुनिए, समझिए, उनको वैलिडेट कीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है रोड ब्लॉक, उनको अगर आपको लग रहा है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग या कोई कोर्स करना है, या उनको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम, कई बार हमको समझ नहीं आता बट उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्टैमरिंग का इशू कई बच्चों में कॉमन रहता है ना। तो वो आपको डिस्कस करना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है आराम से एंड गिव। और जब भी आप ये बात करें तो इट शुड बी वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग, है ना, कि आप अपनी बात भी रखें और उसकी बात भी सुने, उनकी बात को दरकिनार ना करें, उनकी वैलिडेट करें उनकी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जब भी ऐसी बातें हम करते हैं कि यू नो 1-to-1 जब बच्चे से डिस्कस करते हैं, तो बच्चे की भी जो पहले तो सोचे कि उसका बात करने का मन है कि नहीं, अपनी बातें उस पर थोपे ना है। तो जब दोनों जो पार्टी, जैसे हम बोलते हैं, जब उन दोनों पार्टीज़ का बात करने का मन हो, जब दोनों इंटरेस्टेड इस टॉपिक को डिस्कस करने में, तो ही हमें ऐसी बातों में डिस्कशन करना चाहिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली बात,
उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, रिस्पेक्ट करें और उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा दें। राइट सर। सर एक और ऐसा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि किसी हमारे स्टाफ में इनफैक्ट कोई हैं तो उनकी जो बेटी है उनको ब्लैडर में इन्फेक्शन था, दे गॉट हर ट्रीटेड, 4 साल की बच्ची है वो, बट उसके बाद वो बता रहे हैं कि उनको ना ऐसे हर चौथे 5वें दिन पे फिर से वो इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उन्होंने बोला था तो कि अगर इनके आप लिए कुछ तो एक बार एडवाइस हमें उनको एग्जामिन इवैल्यूएट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, तो ठीक है, वो ओपीडी में आके एक बार इवैल्यूएट कर सकते हैं, हम कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। श्योर सर। सर एज वी आर, अब हम अंत की तरफ जा रहे हैं जैसे पॉडकास्ट के, तो थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपने ये क्यों चुना, द फील्ड दैट यू चोज। आपके पास बड़े ऑप्शंस होंगे कि नहीं, ऑप्शन तो मेरे पास बहुत थे। जब मैंने पीजी का एग्ज़ाम दिया ऑलमोस्ट मेरे पास हर कोई ऑप्शन था मेरे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियोलॉजी, मेडिसिन, एवरी ऑप्शन वाज। बट जब मैं एमबीबीएस जब मैं कर रहा था, जब मैंने इंटर्नशिप करी, तो मेरा बच्चों के साथ लगाव बहुत ज़्यादा, फर्स्ट डे से मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे कोई ब्रांच चाहिए तो मुझे पीडियाट्रिक्स से चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि जब आप पीडियाट्रिक्स में होते हैं, न्यूरोटोलॉजी में जब आप करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, वो अलग ही सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है, ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील्ड है सारे ब्रांचेस में से, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता है। एडल्ट बता देते हैं उनको प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा रो रहा है। अब बच्चा किसी भी कारण से रो सकता है, उसको फीवर आ रहा है, पेट में दर्द है, इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे आपने बोला यूरिन में इन्फेक्शन है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार देखा कि बच्चा रो रहा होता है और उसको ब्रेन में इन्फेक्शन, इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फील्ड है, क्योंकि ये आपकी क्लिनिकल स्किल्स पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि आपको बच्चा बताएगा नहीं, आपका पेशेंट कौन सा है, बच्चा वो बोल नहीं पाता, न्यूबॉर्न कभी भी नहीं बोल पाता, हमें इवैल्यूएट करके सोचना पड़ता है इसको प्रॉब्लम क्या है, पहली बात है। और जिस दिन हम बच्चे को ठीक करके भेजते हैं, दैट इज़ द बेस्ट डे फॉर पेरेंट्स, है ना। उन पे एक अलग ही रिलीफ मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन आप किसी को नहीं दे सकते हैं जब हम पेरेंट्स को बच्चा ठीक करके उनके हाथों में देते हैं, या मदर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो मैं ये बोलूँगा कि सेटिस्फैक्शन दोनों को ही मिलता है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है, बहुत ही मुश्किल फील्ड है। हमारे जो पेरेंट्स, जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा बता नहीं पाते हैं, तो वो काम करने का जो स्ट्रेस होता है और उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक नो ब्रांच कैन मैच दिस। तो ये मैंने फर्स्ट डे से ही अपने इंटर्नशिप में सोच लिया था कि मुझे अगर कोई ब्रांच लेनी है तो पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोटोलॉजी ही लेनी है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वर्कड हार्ड, एंड जिस पेरेंट कॉलेज से मैंने एमबीबीएस करी, उसी में मुझे वो ब्रांच भी मिली, एमडी पीडियाट्रिक्स, एंड इट्स बिन नाउ मोर देन 10 years इन दिस ब्रांच। एंड एवरी डे इज़ अ चैलेंज। हर दिन आपको लगता है कोई नया केस है, या हर कोई ओपीडी में ऐसा बच्चा आता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर दिन बच्चे आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं, या पेरेंट्स कोई ऐसी कोई नई आपको बात बताते हैं जिससे आपको आप घर में जाके पढ़ते हो कि हाँ ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो आई थिंक पीडियाट्रिक्स इज़ अ डिफरेंट चैलेंज एंड इट इज़ द बेस्ट ब्रांच। सर जैसे आप इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके पास आते होंगे, जैसे आपने बोला बच्चे बता भी नहीं पाते उनको प्रॉब्लम क्या है। कई बार तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बोल सकते हैं वो भी कई बार कुछ भी, हर कुछ ही बोल देते हैं, दिक्कत कुछ और होती है। मैं भी करती थी जब छोटी थी ऐसे। तो मतलब आपके लिए कई बार ये बहुत ऐसे स्ट्रेसफुल अगर हो जाता है, तो हाउ डू यू डी स्ट्रेस या अनवाइंड करने के लिए आपके क्या तरीके हैं? माय डॉटर। ओके। तो घर जाके जब उसकी स्माइल आपको देखने को मिलती है, जब उसके साथ आपको आधा घंटा 1 घंटा खेलने को मिलता है, तो आई थिंक वो सारी आपकी जो पूरे दिन की जो थकान होती है या डी स्ट्रेस होता है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आई थिंक डॉक्टर की डिक्शनरी में स्ट्रेस नाम का वर्ड नहीं होता। ये तो मैंने सीख लिया है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस रहेंगे तो सामने वाला पेरेंट भी स्ट्रेस में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब ही स्ट्रेस में है, तो फिर मेरे को कौन डी स्ट्रेस करेगा। तो पहली बात तो डॉक्टर की डिक्शनरी में स्ट्रेस नाम का वर्ड होता नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को, जैसे मैंने बताया, तो स्विच ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि पूरा आपको बहुत ही चार्जफुल, मुझे ना बहुत ही एक्साइटिंग डे कई बार हो जाता है कि अगर एक भी सिक बच्चा अगर आ जाता है या न्यूबॉर्न आता है, तो पूरा का पूरा दिन रात आपके निकल जाती है। तो थोड़ा आपको स्विच ऑफ भी करना पड़ता है। तो स्विच ऑफ होने के लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ 3.5 years old, तो उसके साथ जाके टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खेलना, जैसे मैं उसको बहुत ही कम हम स्क्रीन टाइम देते हैं, तो उसके साथ वही है कि बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कितना उनको टाइम देना है, क्योंकि अगर हम उनको सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, उनको फीलिंग ऑफ लव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ बैठ के मेरा जो स्विच ऑफ मोड है वो ऑन हो जाता है, तो फिर अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से काम शुरू। सर कोई ऐसा केस रहा हो जिसके मतलब, आप बहुत सारे रहे होंगे आई एम श्योर, जिसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आई हो कि मतलब ओके दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई करियर, या ऐसा कुछ कि जब आपने कुछ ऐसा
समथिंग ऐसा कोई इंस्टेंस अगर आप शेयर करना चाहेंगे? इंस्टेंस है, बहुत सारे इंस्टेंसेस है, जैसे आपने बोला कि अब तो क्योंकि मोर देन 10 ईयर्स हैं, तो अब तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं। बट एक जो केस है वो मेरे अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। जब आई वॉज पोस्ट ग्रेजुएट इन सफदरजंग हॉस्पिटल, और एक बच्चा हमारे रात को इमरजेंसी में आया ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी करके, 8 साल 10 साल का बच्चा था, और वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी करके आया था हमारे पास। तो हमने उसको एडमिट किया, और सारा उसको सब कुछ हमने कर लिया, वेंटिलेट भी किया। और जब हमने उसको क्योंकि किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि इसकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का कारण क्या है, क्योंकि सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आ रहे थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर था पोस्ट ग्रेजुएट, तो बच्चों के साथ मेरा लगाव शुरू से ही था। तो एक दिन हम ऐसे ही उसके साथ बैठ के खेल रहे थे, वो वार्ड में मैं उसके साथ बोर्ड गेम्स खेल रहा था अपनी नाइट ड्यूटी पे। तो मैंने उससे पूछा कि राजू, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कि दिक्कत क्या थी, तेरा सांस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, प्रॉब्लम क्या हुई तेरे साथ, कि सब कुछ तो ठीक आया, तेरा एक्सरे भी ठीक था, सीटी भी हमने कराया, इको एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो फिर उसने बोला कि उसको जो टायर का जो पंचर होता है सॉल्यूशन, उसको सूंघने की आदत थी। ही वॉज एन एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट जो सॉल्यूशन जिसको हम टायर जिसके सॉल्यूशन लगाते हैं, उसको वो इनहेल करने की वो आदत थी। तो फिर हमने उसको बात करी, उसको हमने साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो पता तो चला, नहीं तो 8 साल के बच्चे को अगर ऐसे होना बड़ा हो जाता तो और मुश्किल हो जाती थी। सो दैट केस इज स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कारण क्या है, कि क्यों इसका एकदम से हार्ट फेलियर में चला गया, कि हार्ट इसका बिल्कुल ठीक है, गुड वेट, अच्छा वेट भी उसका था, न्यूट्रिशन भी सब ठीक ठाक था उसका अच्छा। तो वो बाहर आ गया अपने एडिक्शन? हाँ, फिर वो हमारे पास रहा ओपीडी में। अब तो मेरे उससे कांटेक्ट नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बट जब तक मैं सफदरजंग में था वो हमेशा हमसे मिलने आता था, और उसके बाद से उसने वो आदत छोड़ दी। तो वो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि मेरे को लगता है अगर आप किससे बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना देते हो तो वो अपने सारे राज आपको खोल देता है। ऐसी बच्चों के साथ भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेस की जो बातें हैं, या जो इमोशनल एंग्जाइटी या इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ पे जो हम साइकोलॉजिकल पे हम बात कर रहे थे, तो अगर हम बच्चे की सुनेंगे और उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली दे विल बी कॉन्फिडेंट विद यू, एंड दे विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू। जी सर, जो बडिंग डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए कोई एडवाइस, जो ये पीडियाट्रिक्स फील्ड चूज़ करना चाह रहे होंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, इट्स अ वेरी हेक्टिक फील्ड। ठीक है, बट बहुत ही हेक्टिक है, बट यू हैव टू बी पेशेंट, है ना, क्योंकि एंड यू हैव टू, जैसे मेरे पास स्ट्रेस आपकी डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पीडियाट्रिक्स में काम करते हो, न्यूरोलॉजी में काम करते हो, तो आपको 2 लोगों को हैंडल करना पड़ता है। बच्चा तो है ही, और पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी एंग्शियस होते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ, उसको फीवर क्यों आया, उसको वॉमिटिंग क्यों हो रही है। तो आपको दोनों को हैंडल करना आना चाहिए। आपके सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि कुछ जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनके क्लिनिकल स्किल्स तो अच्छे हैं, बट वो जो सोशल स्किल्स है, पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, उनको समझाना है, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो एक तो सोशल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ आपको पेशेंट होना चाहिए, कि बच्चे धीरे धीरे करके सब बताते हैं। पेरेंट्स भी पूरी अपनी हिस्ट्री देना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से, तो आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस तो आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, और आपको बच्चों से प्यार होना चाहिए, है ना। कई लोग मैंने देखा कि ले लेते हैं पीडियाट्रिक्स, पर उनको लगता है कि अब ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, या जब बच्चा रोता है तो उनको भी टेंशन हो जाती है, क्यों रो रहा है। बच्चा तो रो के ही कम्युनिकेट करता है ना। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक फील्ड, इट्स अ कमिटमेंट, यू हैव टू बी कमिटेड टू योर, यू शुड बी कमिटेड टू योर फील्ड। वो तो किसी भी फील्ड में, आप कोई भी फील्ड लें, चाहे वो मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी, एनीथिंग फील्ड, आपको कमिटमेंट उस फील्ड के लिए होना चाहिए ही चाहिए, एंड यू शुड बी ट्रू टू दैट ऑल्सो। बट ये है कि आपको बच्चों से प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सोशल स्किल्स, आजकल पेरेंट्स को समझाना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे। रेस्ट तो अपना अपना स्किल है ही सबके पास। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। इट वाज अ ग्रेट सेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लोगों के आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे मिथ्स जो हमने बर्स्ट किए हैं उसके लिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा नुकसान लोगों को हो जाता है। मतलब इन्फॉर्मेशन ना हो, उससे ज़्यादा नुकसान गलत इन्फॉर्मेशन से हो जाता है। राइट इन्फॉर्मेशन देना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी राइट टाइम पे। जी सर, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे लगता है पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो आपसे बात करने के बाद दिस इज़ व्हाट आई हैव कंक्लूडेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।